स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, आज तक हम ट्रेड वॉर का मतलब समझते आए कि भाई टेरिफ्स लग गए, सैंक्शंस, एक्सपोर्ट बैन्स, यूएस ने चाइना पे सेमीकंडक्टर सैंक्शंस लगा दी, चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स रोक दिए। पर मान लो कल को ट्रेड वॉर का नेक्स्ट स्टेज आ जाए, शायद कल इन सैंक्शंस की जरूरत ही ना पड़े। आप सोचोगे भाई सैंक्शंस के बिना ट्रेड वॉर? आप इमेजिन करो एक साइंटिस्ट या एंटरप्रेन्योर जो उस टेक्नोलॉजी को बना रहा है, दूसरा देश उसको ही पोच करके ले जाए। जैसे छोटी सी उदाहरण के लिए इंडियन एडटेक्स की एग्जाम्पल के साथ आप बेहतर रिलेट कर पा रहे हो। अब सैंक्शंस नहीं, सीधा साइंटिस्ट या उस बंदे को ही कैप्चर कर लिया जाएगा। आप सोचिए, भारत का सबसे बड़ा एआई स्टार्टअप का सीईओ एक दिन चुपचाप यूएस शिफ्ट हो जाए, हम क्या कर लेंगे? या चाइना भारत के बेस्ट सेमीकंडक्टर डिजाइनर को ताइवान या शंघाई बुला ले, या भारत का टॉप क्वांटम कंप्यूटिंग एक्सपर्ट एक दिन चाइना या यूरोप की किसी हाईटेक लैब में काम कर रहा हो। सैंक्शंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार, क्योंकि भारत के पास वो टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाला बंदा ही नहीं रहेगा। और ये पहली बार नहीं हो रहा, ये पहले भी हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन, हम सब जानते हैं यूएसए से नहीं, वो जर्मन से थे। जर्मनी का सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट था वो, और वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएस ने उसे ले लिया और वहां उसने न्यूक्लियर रेवोल्यूशन लाया। वेनहर वॉन ब्रॉन, हिटलर का टॉप रॉकेट साइंटिस्ट, उसे भी यूएसए ले गया और इसी व्यक्ति ने नासा का सैटर्न 5 रॉकेट बना दिया, जो आज तक का सबसे बड़ा और मोस्ट पावरफुल रॉकेट है। कियान श्यूसिन, चाइना का बेस्ट एरोस्पेस साइंटिस्ट, यूएसए में पहले उसने ट्रेनिंग करी, फिर चाइना ने उसे वापस बुला लिया और उस एक बंदे ने चाइना का मिसाइल और स्पेस प्रोग्राम खड़ा कर दिया। सर्जी ब्रिन, गूगल का फाउंडर, लैरी पेज के साथ साल 2000 में इसने गूगल फाउंड करा था। ये रशिया में पैदा हुआ, यूएसए ने उसे अपना बना लिया और इस बंदे ने इस लैरी पेज के साथ मिलकर गूगल खड़ा कर दिया। या आप अपने भारत का एग्जांपल लीजिए, सिबिल। 2000 में आरबीआई ने सिबिल बनाया, हमारे बैंक्स को रेस्क्यू करने के लिए, उन्हें डेटा प्रोवाइड करने के लिए, देसी डेटा, देसी सिस्टम्स, क्रेडिट स्कोर का राजा बन गया सिबिल। पर फिर ट्रांस यूनियन आया, पार्टनरशिप के नाम के ऊपर स्लोली इसके शेयर्स खरीदता रहा और 2017 तक सिबिल लूट लिया गया। 92.1% स्टेक्स के साथ हमारा डेटा, हमारी मेहनत सबको अपनी पॉकेट में डाल के चला गया। और आज की डेट में अमेरिकन कंपनी ट्रांस यूनियन इसके 92.1% स्टेक्स होल्ड करती है। एग्जाम्पल के लिए आपने अक्सर सुना होगा कि भाई अपना सिबिल स्कोर चेक करो। ये सिबिल हमारी साइकोलॉजी में आज भी इतना इनग्रेन्ड है कि बहुत कम लोग रियलाइज करते हैं कि ये एक ब्रांड नेम है, ना कि जनरल क्रेडिट स्कोर। आज एआई, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक और क्वांटम कंप्यूटिंग दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई का मैदान बन चुका है। देश फैक्ट्रीज या मिनरल्स की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो सीधा दिमाग कैप्चर करने की ओर जाएंगे। तो सवाल यह है कि अगर भारत का सबसे बड़ा एआई साइंटिस्ट या क्वांटम एक्सपर्ट यूएस या चाइना ज्वाइन कर ले तो हम क्या करें? हम अपने सबसे ब्रिलियंट माइंड्स को भारत में रोकने के लिए आज की डेट में क्या कर रहे हैं? भारत की सरकार को क्या करना चाहिए ताकि हमारे लोग हमारे लिए काम करें और किसी और के लिए नहीं? क्योंकि जो देश आज सबसे ज्यादा दिमाग अपनी तरफ खींच रहा है, वही कल को दुनिया का असली सुपर पावर बनेगा। और हमारी आज की डिस्कशन की कहानी यहीं से शुरू होती है। सबसे पहले लेट्स फिगर आउट, एंड फिगर आउट की बजाय आई वुड से दैट लेट्स एक्सेप्ट द मेजर प्रॉब्लम्स विच वी आर फेसिंग प्रेजेंटली, क्योंकि जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी हम उनको क्यूरेट नहीं कर पाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा इशू है लो R&D इन्वेस्टमेंट का। हमें यह मानना होगा भारत सिर्फ 0.7% ऑफ इट्स जीडीपी, यानी कि अगर हम इसको करोड़ में देखें तो 1.4 लाख करोड़ रुपए, और अगर आप बिलियन डॉलर्स में देखो ताकि कंपैरिजन आसान हो जाए, 14 बिलियन डॉलर्स के आसपास रिसर्च पे खर्च करता है। जबकि एक छोटी सी कंपनी लो, जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं या कंपनीज की बात करते हैं, एक कंपनी जो सबके दिमाग में आती होगी सैमसंग। कहां की कंपनी है? साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया 4.8% ऑफ इट्स जीडीपी यानी कि 83 बिलियन डॉलर्स पर ईयर इन्वेस्ट करता है, और इसी वजह से सैमसंग जैसी कंपनीज मार्केट में डोमिनेट कर पाती हैं। आपको यह जान के शॉक होगा, इंडिया के टॉप 10 आईआईटीज और आईआईएससी का कंबाइंड R&D बजट भी एमआईटी या स्टैनफोर्ड के इंडिविजुअल R&D के बजट से कम है। दूसरा मेजर एस्पेक्ट है सैलरी का, जो इंडिया के टेक टैलेंट को माइग्रेट करने पे मजबूर करता है। एक स्किल्ड एआई इंजीनियर भारत में 15 से 20 लाख रुपए प्रति साल कमाता है, जबकि इजराइल में यही आंकड़ा लगभग 1.5 लाख डॉलर्स के आसपास, यानी कि करोड़ में लगाओ तो 1.2 करोड़ है। क्यों? क्योंकि इजराइल में सरकार 50% सैलरी सब्सिडाइज करती है, जिसकी वजह से वहां पे एआई इंजीनियर्स का एवरेज पैकेज बहुत ज्यादा हो जाता है। और इसी वजह से इजराइल 80% टेक टैलेंट अपने पास रिटेन कर पाता है। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि यार भारत से ही टैलेंट को कोई पोच क्यों करे, इजराइल जैसी कंट्रीज आज भी इतना छोटा होने के बावजूद ग्रो क्यों कर रही हैं, दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस वो अपना टैलेंट कैसे रिटेन कर पा रहे हैं। और इसी वजह से इंडिया के इंजीनियर्स सिलिकॉन वैली या यूरोप शिफ्ट हो रहा है।
अब इसमें तीसरा बड़ा रीजन है ब्यूरोक्रेटिक डिलेस का। जैसे भारत में पेटेंट अप्रूव होने के लिए या कराने के लिए 5+ साल लग जाते हैं, जबकि यूएस पेटेंट ऑफिस ये काम सिर्फ 18 महीने में कर लेता है। इसी वजह से 60% ग्लोबल पेटेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फाइल होते हैं। साल 2022 के एग्जांपल लो, यूएस को तो चलो छोड़ ही दो, जहां पे 60% पेटेंट फाइल हो रहे हैं। लेट्स कंपेयर इट विद चाइना। इंडिया में साल 2022 में 58,500 पेटेंट्स फाइल हुए, जबकि यही आंकड़ा चाइना में कितना था? 7,98,000 पेटेंट सिर्फ चाइना ने अप्रूव करे। साल 2022 का डेटा है, एंड हम उनसे कंपीट करने जा रहे हैं। अब इतना स्लो प्रोसेस होने की वजह से इंडियन स्टार्टअप्स अपने पेटेंट्स जो हैं वो यूएस या यूरोप में फाइल करते हैं, जिसका फायदा फिर से विदेशी इकोनॉमीज को मिलता है। और फिर जाके जब उसको पता है कि भाई मेरा पेटेंट यहां पे फाइल हुआ है, अगला अपना ऑपरेशंस ही वहां पे शिफ्ट कर लेगा। देन हम कहते हैं कि भाई भारत में इंडस्ट्री कहां पे है? देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ मिसिंग मिडल। अगला बड़ा प्रॉब्लम है इंडस्ट्री और एकेडमिशिया का कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा वीक होना, जो कि भारत में इनोवेशन और कमर्शियलाइजेशन में एक बड़ी रुकावट है। भारत में सिर्फ 3% पीएचडी स्कॉलर्स इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं, जबकि अगर आप जर्मनी को दिखा लो, विच इज पावर हाउस ऑफ यूरोप, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग को हम एडमायर करते हैं, जर्मनी में यही आंकड़ा 70% का है। जर्मनी के जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनको उनकी प्राइवेट कंपनीज जैसे कि सिमेंस, बीएएसएफ जैसे इंडस्ट्रियल जायंट्स अपने साथ मिलाकर काम कराते हैं, जो उनके रिसर्च को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है और उन्हें रियल एक्सपीरियंस भी होता है। लेकिन यही इंडिया में आईआईटीज और टॉप यूनिवर्सिटी से हर साल हजारों पीएचडीज ग्रेजुएट निकलते हैं, लेकिन इंडस्ट्री टाइअप्स ना होने की वजह से उनका रिसर्च लार्जली एकेडमिक ओरिएंटेशन से ही रह जाता है, जो उनको प्रैक्टिकली कुछ नहीं करके देता। इसी वजह से वो बात बोली जाती है ना कि आईआईटी में एडमिशन होने के बाद 4 साल, जो एक नैरेटिव चलता है भारत में कि 4 साल आईआईटीज वाले क्या करते हैं, उनकी तो बाद में ग्रूमिंग फॉरेन कंपनीज करती है। उसका प्रॉब्लम यही है। उसके बाद इंडिया के बड़े शहरों में क्वालिटी ऑफ लाइफ भी एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि जब इंसान कोई तरक्की करेगा, पैसा कमाएगा, इन द एंड जो मोटिव होगा दैट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो दिल्ली का अगर आप AQI देखो, कई बार 400+, 500+ तक पहुंच जाता है, जो इसे दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड सिटी बनाता है। दूसरी तरफ सिंगापुर जैसे नेशंस ने पॉल्यूशन कंट्रोल और ग्रीन सिटी इनिशिएटिव्स की वजह से 90% एक्सपैट्स को रिटेन किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 2 लाख से ज्यादा हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स इंडिया से माइग्रेट हुए, और इसका एक बड़ा रीजन हेल्थ और सेफ्टी था। क्योंकि अगर आप आज भी किसी से पूछो बाहर क्यों जाना है, भाई बढ़िया खाना है, अच्छा मिलता है, कोई इंप्योरिटी नहीं है, तो चाहे वो हो या ना हो, लेकिन एक वो नैरेटिव बना हुआ है। अगला प्रॉब्लम है हेल्थ केयर और क्लीन एनवायरनमेंट की कमी। इसकी वजह से कई प्रोफेशनल्स फॉरेन कंट्रीज में सेटल होने का प्लान बनाते हैं। उसके बाद हमारे समाज की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे कि रिजर्वेशन इज वन ऑफ देम, समाज में इनइक्वालिटी का होना। उसके बाद अगर आप फॉरेन कंट्रीज को देखो भी, तो एग्जांपल लेके समझते हैं, शायद आप बेहतर रिलेट कर पाओ इससे। आज भी जब हम बात करते हैं लिबरल होने की, सोसाइटी इज लिबरल, हम ऑलवेज इसको वेस्ट से रिलेट करते हैं। जैसे मान लो कोई इंटरफेथ कपल शादी करता है, तो एक उनके मन में नैरेटिव होता है कि भाई ठीक है यार, अगर नहीं कोई माने तो बाहर चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? वहां पे सोसाइटी इज मोर लिबरल। अब ऐसी सिचुएशंस भी जो माइंड्स हैं, जो सोसाइटी के जो मेजॉरिटेरियन शेकल्स हैं उससे निकल चुके हैं, उनको भी वेस्ट प्रभावित करता है अपनी ओर, तो इससे भी एक माइग्रेशन होती है। दूसरा, बहुत सारे, मैं ये भी व्यूज रिसर्च के दौरान पढ़ रहा था कि मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को लगता है कि भारत में रिजर्वेशन उनके लिए एक बहुत बड़ा हर्डल है, इस वजह से फॉरेन में ये चीजें नहीं है, सो दे माइग्रेट टुवर्ड्स दैट प्लेस आल्सो। तो ये सब एस्पेक्ट जो सोशल लाइफ से रिलेटेड हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ से रिलेटेड हैं, ये भी भारत के टैलेंट को बाहर जाने के ऊपर मजबूर करते हैं। देखिए, अगला एक ये भी एस्पेक्ट है कि फॉरेन कंपनीज जो बाहर नर्चर हुई हैं, बाहर डेवलप हुई हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है और भारतीय मार्केट उनके लिए ओपन है। अब आप 2 बंदों को कंपेयर करो, एक जिस बंदे ने अपना स्टार्टअप यहां पे नर्चर करा है, इसमें हाईटेक एग्जांपल्स मत लीजिएगा कि भाई ये भी बंदा है, उसने भी ये कर दिया, ठीक है, देयर आर फ्यू पीपल, बट सब उसके जैसे नहीं हो सकते। उसके लिए हमें इकोसिस्टम प्रॉपर क्रिएट करना पड़ेगा। तो बाहर वाली कंपनीज जो एडवांस टेक के ऊपर नर्चर हुई हैं, डेवलप हुई हैं, जब भारत में आती है, भारतीय मार्केट उनके लिए ओपन है। तो इस सिनारियो में इंडिया का बंदा जो इंडियन एंटरप्रेन्योर है, यहां पे रह के नर्चर हो रहा है, वो उनके साथ कंपीट कैसे करेगा? दूसरा, इसके साथ ये भी चीज है कि अगर मान लीजिए कोई स्टार्टअप है या कोई एंटरप्रेन्योर है जिसने यहां पे अपना सब कुछ डेवलप करा, भारत के पास उतना कैपिटल नहीं है उसको सस्टेन करने के लिए। इसके मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। रिसेंटली शार्क टैंक में अगर आपने एनालाइज किया हो, एक कंटेस्टेंट आया था, उसने अपना कोई केक वगैरह बनाया था, कोई यूनिक टाइप का केक था, और उस केक को 4 साल तक भारत में उसको अप्रिसिएशन नहीं मिली। फाइनली उसका कहना था कि मैंने बाहर जाके उसको बेचा और 4 साल में मैंने जितने लॉसेस कमाए थे वो 6 महीने 1 साल में रिकवर कर लिए। तो भारत में इन जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो कैपिटल चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी भी कम है। अब अगला
कैपिटल का ही अगर हम इसको लिंक करके समझें तो मान लो कि एक स्टार्टअप अभी नया नया शुरू हुआ है, इस साल उसकी कंपनी की वैल्यूएशन 100 CR है। अब बाहर से कोई उसकी कंपनी को यूएस जिसमें कैपिटल बहुत ज्यादा है खरीदने आता है भाई 1000 करोड़ की वैल्यूएशन में, ठीक है, जो उसको लगता है कि भाई बहुत पोटेंशियल है, आगे जाके ये बंदा कुछ करके रख देगा, तो उसको वो 1000 करोड़ में खरीदने आता है। एज अ इंडिविजुअल सोचो वो बंदा क्यों रुकेगा? तो पैसे का लालच उसे अट्रैक्ट करेगा। अब इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए कि इन सब चीजों से हम उनको शैडो कर सकें या उनमें एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म आ सके जो वो चीज को रोक सकती है, या भारत इतना इकोसिस्टम डेवलप कर ले कि कई बार ऐसा होता है ना लाइफ में कि कोई दूसरी जगह से हमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा भी आ रही है, वो पैसे ज्यादा की है, लेकिन हम ये कहते हैं कि यार यहां पे अगर पैसा कम भी है, आई एम फाइन वर्किंग विद इट, वो इकोसिस्टम मेरे लिए परफेक्ट है, मैं अपने आप को यहां पे बना लूं। तो इन सब सिनेरियोज में व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? तो इसे एक बी ट्रिप के जरिए भी समझ सकते हो, भारत टैलेंट रिटेंशन एंड इनोवेशन प्रमोशन पॉलिसी। देखिए, किसी भी देश में किसी भी स्टार्टअप बिजनेस एंटरप्रेन्योर को नर्चर करने के लिए, उसे प्रोत्साहित करने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है एक इकोसिस्टम। और आज की डेट में जो हमारी पास्ट सोशलिज्म की पॉलिसीज रही हैं, उन्होंने हमें ये इकोसिस्टम डेवलप नहीं करने दिया। इसी वजह से सबसे पहले भारत और हमें भी इस चीज को एक्सेप्ट और एक्नॉलेज करना होगा। अब सवाल उठता है कि इस एक्सेप्टेंस के बाद हम अपने टैलेंट को भारत में रिटेन या अट्रैक्ट कैसे करेंगे? देखिए, ऐसे में अगर हम इंडिया की कॉम्पिटिटिव एज को इकोनॉमिकली समझें तो वो क्या है? वो है हमारा कंज्यूमर बेस। अब हमें अपने एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स को मार्केट का एक्सक्लूसिव एक्सेस देना होगा। देखिए, एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 3 इंडिया लाई करते हैं, इंडिया 1, इंडिया 2 और इंडिया 3। इंडिया 1 की पॉपुलेशन लगभग 13 से 14 करोड़ है और इनकी पर कैपिटा $15,000 है, जो कि एक परफेक्ट मार्केट है, जो कि इस इंडिया को, जो इंडिया 1 है, उसको डेवलप्ड इकोनॉमी में भी लाके रखती है, क्योंकि यही वो लिमिट है इंटरनेशनल की $15,000 अगर पर कैपिटा क्रॉस करेगा तो आप डेवलप्ड कंट्री हो। और ये रियलिटी पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया की जो नजर है वो भारत की इसी मार्केट सेगमेंट पे है। अब ऐसे में जब हम एक्सक्लूसिविटी की बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा कि हम ये नहीं कह रहे कि बाहर की कंपनीज को एक्सेस देना बंद कर दो, जिससे कि कंज्यूमर के लिए जो चीजें हैं या प्राइस है वो अनकंपिटिटिव हो जाए। हमें उन्हें कहना चाहिए कि इफ यू वांट टू कैटर टू इंडिया इन अ सेगमेंट वेयर वी आर नर्चरिंग एंड हैंडपिकिंग आवर सेक्टर्स एंड स्टार्टअप, यू कम टू इंडिया। आप भारत आइए, अपने ऑपरेशंस यहां पे एस्टैब्लिश कीजिए और भारत से ऑपरेट कीजिए, जिससे हमारे स्टार्टअप को तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा ही, लेकिन साथ में ये कंपनीज हमारी जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। पॉइंट नंबर 2, अब देखिए, भारत का वंडरफुल असेट नंदन निलेकानी द्वारा बनाया गया यूपीआई जैसा सिस्टम उस हर एक सेक्टर में लाना चाहिए जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के जमाने में जरूरी है। एग्जांपल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स एक्सेट्रा। जैसे मान लीजिए, अगर इंडियन गवर्नमेंट पढ़ाई, फिर रिसर्च, फिर इंक्यूबेशन, फिर नर्चर, फिर मार्केट एक्सक्लूसिविटी पे इन्वेस्ट कर रही है आज की डेट में स्टूडेंट्स के ऊपर, तो उसके बाद भारत सबको बोले कि भाई ये एक बेसिक ओपन सोर्स एपीआई है जो गवर्नमेंट का है, जिसको जो भी बनाना है, चाहे वो इंडियन है, चाहे कोई बाहर की कंपनी आके भारत में काम करना चाहती है, ऑपरेट करना चाहती है, वो इसके ऊपर डेवलप करो। एग्जांपल, यूपीआई मॉडल सक्सेसफुल हुआ। फोन पे आज की डेट में चाहे उसकी जो ओनरशिप है वो वॉलमार्ट की है, लेकिन ऑपरेट किस पे करता है? आज की डेट में भी भारत की यूपीआई के ऊपर। अब इससे होगा क्या कि अगर मान लो कल को कोई एंटरप्रेन्योर या कंपनी को कोई पोच भी कर रहा है, जो बेसिक सिस्टम उनके लिए जरूरी अवेलेबल है वो भारत में ही रहेगा। पॉइंट नंबर 3, मेक द कंपनी पब्लिक लिस्टेड। सरकार को एक लिमिट निकालनी चाहिए। वो लिमिट क्या है वो गवर्नमेंट खुद डिफाइन करे, लेकिन वो कितनी होगी, उसकी क्या एलिजिबिलिटी होगी, उसको क्रॉस करते ही उस कंपनी की पब्लिक लिस्टिंग होनी चाहिए, जो सेक्टर क्रिटिकल है भारत के लिए। अब स्टेक्स आने से होगा क्या? एक तो उस कंपनी को फंडिंग मिल जाएगी, और दूसरा, इंडियंस का स्टेक बढ़ने से हम फॉरेन पोचिंग वाले एस्पेक्ट से भी बच जाएंगे। अब यहां पे एक और एस्पेक्ट आएगा कि एफआईआईज, जब वो पब्लिक लिस्टिंग हो जाएगी उसकी, तो एफआईआईज विल बी एबल टू इन्वेस्ट। पर अगर एफआईआईज पैसा लेके बाहर जाएंगे भी, विच इज हॉट मनी, तो डीआईआईज बैठे हैं उसको इन्वेस्ट करने के लिए, डीआईआईज विल कम, तो वो कंपनी का सर्कल चलता रहेगा, लेकिन हम फॉरेन पोचिंग वाले एस्पेक्ट से जरूर सिक्योर हो जाएंगे। अब इन 3 चीजों के बाद आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और वो है एक इकोसिस्टम। देखो, ये काफी स्ट्रॉन्ग बट इफेक्टिव आइडिया है। ये कहा जाता है कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम क्रैक करके बच्चे आईआईटीज में पहुंचते हैं, लेकिन साथ ही इंडियन लोगों में एक नैरेटिव ये भी बहुत तगड़ा है कि आईआईटी के 4 साल तो क्या ही पढ़ाई होती है, और उसके बाद प्लेसमेंट्स के बाद ही वो बच्चे ग्रूम होते हैं या नर्चर होते हैं। तो क्यों ना इसे आईआईटी जेईई वाले लेवल पर ही पकड़ा जाए, टॉप स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट द्वारा आइडेंटिफाई किया जाए और इन्हें अच्छे से नर्चर किया जाए। जैसे 4 साल में एटलीस्ट 20, 25, 30 करोड़ का फंड एक स्टूडेंट पे इन्वेस्ट किया जाए, बिल्कुल वैसे जैसे ओलंपिक्स के लिए हम अपने एथलीट की ट्रेनिंग करवाते हैं,
इनका प्रॉपर बॉडी मॉनिटरिंग, इनका खाना, इनका विटामिन्स वगैरह सरकार प्रॉपरली मॉनिटर करके इनको हैंड होल्डिंग करे। और इसमें एक सजेशन ये भी हो सकता है कि सरकार यहां पे या सरकार के टॉप ऑफिशियल्स, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर यहां पे खुद इन्वॉल्व हो, पीएमओ और कंसर्न्ड मिनिस्ट्री इनकी हैंड होल्डिंग करे। अब पीएम इनके साथ वंस इन अ मंथ या कहिए कि क्वार्टरली भी अगर टच में रहे तो एक सेंस ऑफ मोटिवेशन सोचिए इनका कहां पे होगा। और साथ ही जो इसके साथ एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म आएगा वो कल को जाके इनके ब्रेन ड्रेन को भी रोकने में मदद करेगा। अब फोर्थ आइडिया है कि जैसे डॉक्टर्स को एम्स में मैंडेटरी सर्विस रिक्वायरमेंट होता है, तो ठीक उसी तरह से आप इनके लिए भी अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मैंडेटरी सर्विस लगा सकते हो। अब इसमें एक आर्ग्यूमेंट आता है कि आप उस बंदे के फ्रीडम को कर्ब करोगे, बट देखो राइट टू एजुकेशन अगर भारत में देखें तो वो राइट टू एजुकेशन जो आरटी एक्ट 2009 के अंदर आया था, उस एक्ट के तहत सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर हम लीगल टर्म्स में देखें राइट, तो वो स्कूल लेवल की एजुकेशन तक की बनती है। आईआईटीज में अगर हमारे भारतीय टैक्स पेयर्स का पैसा स्पेंड हो रहा है इन बच्चों की स्कॉलरशिप्स के ऊपर, इन बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, तो क्या हम एटलीस्ट साल की या 2 साल की एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सर्विस इनसे देश के लिए एक्सपेक्ट बैक नहीं कर सकते? तो ये भी हो सकता है कि इतना टाइम इनको ट्रेन करके, नर्चर करके, एंटरप्रेन्योरशिप इनके अंदर इनकलकेट करके सरकार इनको कहे कि साल, 2 साल, 3 साल, वो XYZ टाइम पीरियड जो भी सरकार को सही लगे, ये मैंडेटरीली भारत में सर्व करें। जिससे होगा क्या, 2-3 साल में या तो सरकार, और साथ में ये भी है कि साथ में जो इकोसिस्टम इनको चाहिए सरकार वो प्रोवाइड करती रहे, जिसमें 2-3 साल में या तो इनको एहसास हो जाएगा कि इंडिया इज अ गुड प्लेस, वी हैव गुड अपॉर्चुनिटीज, या ये 3 साल में अपनी जो पीछे वाली बेल्ट आ रही है, पीछे वाला बच्चा आ रहा है, उसको ट्रेन करते जाएंगे। तो हमारे लिए साइकिल वो चलता जाएगा, ताकि एक लॉट में से अगर 15 से 20% रिटेंशन भी 3 साल बाद हुआ तो हमारी एक प्रॉपर बेल्ट रेडी होके आ रही है। अब देखिए, ऐसे में हमें अपना इकोसिस्टम इंप्रूव करना पड़ेगा। और अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो ये बेसिकली हमें 2 लेवल्स पे जाके इंप्रूवमेंट चाहिए, पढ़ाई वाले लेवल पे और दूसरा है काम करने वाले लेवल पे। सबसे पहले अगर हम पढ़ाई वाले लेवल की बात करें तो भारत को विश्व के टॉप रिसर्च और हायर एजुकेशन वाले देशों के बीच एक मजबूत स्थान दिलाने के लिए सरकार को नेशनल रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्थापित करना चाहिए, जिसमें सरकार को लगभग अगले 6-7 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कुछ ऐसा ही साल 2005 से लेकर 2017 के बीच जर्मन ने करा था, जिसका नाम था एक्सीलेंस इनिशिएटिव। यह मॉडल एक सफल मॉडल रहा। इस मॉडल में उन्होंने अपने 11 यूनिवर्सिटीज को ग्लोबल टॉप 100 में पहुंचाया। एग्जाम्पल के लिए LMU जो म्यूनिक में है। अब भारत को भी इसी दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए ताकि हमारी भी IITs, IISc जैसे इंस्टीट्यूशंस को वर्ल्ड क्लास रिसर्च हब्स बनाया जा सके। अब इसके बाद भारत को ग्लोबल फैकल्टी की भर्ती करनी चाहिए। MIT, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज के टॉप रिसर्चर्स और प्रोफेसर्स जो अपने अपने फील्ड में एट द प्रेजेंट टॉप पे बैठे हैं, उनको भारत में आकर्षित करने के लिए हमें एटलीस्ट 1.5 से 2 CR तक की ईयरली सैलरी उन्हें देनी पड़ेगी। उसके बाद सरकार को एक ऑटोनॉमस नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF की स्थापना करनी चाहिए, जो एग्जैक्टली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के NSF मॉडल के ऊपर आधारित हो। आपको यह जान के आश्चर्य भी होगा कि इसी NSF मॉडल ने 1950 से लेकर आज तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को 25 नोबेल लॉरिएट्स दिए हैं। उसके बाद NRIF फंड्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप रहेगा वो है उनका ट्रांसपेरेंट एलोकेशन, जिससे इनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाए। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। इजराइल की केस स्टडी लेते हैं। इजराइल ने एक प्रोग्राम शुरू करा जिसका नाम था योजमा प्रोग्राम। अब 1993 में इजराइल ने योजमा प्रोग्राम लॉन्च करा। इजरायली सरकार ने $100 मिलियन का फंड एस्टैब्लिश करा, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई $20 मिलियन जो हैं वो योजना फंड के तहत हम सरकार देगी और बाकी का $80 मिलियन प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ मिलके नए वेंचर कैपिटल फंड्स बनाने के लिए यूज किया जाएगा। अब इसमें उन्होंने एक कैच रखा। अब कैच ये था कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रही है, अगर उनकी वजह से जो स्टार्टअप्स इस प्रोग्राम के अंदर हम शुरू करेंगे, अगर वो सक्सेसफुल हो गए तो 5 साल के बाद जो सरकारी हिस्सा है वो प्राइवेट कंपनी जिन्होंने इनिशियली इन्वेस्ट करा था वो आसान या सस्ते रेटों के ऊपर इसे बायबैक कर लेंगे। अब इससे हुआ क्या? इससे एक कंपनी डेवलप हुई। एग्जाम्पल के लिए मोबिलिया, एक इजरायली स्टार्टअप जो $1 बिलियन कंपनी बन गई। आपने कभी सेल्फ ड्राइविंग कार्स या ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में सुना है? ये सभी मोबिलिया के नाम की इजरायली कंपनी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। अब देखो, इसी प्रोग्राम के अंदर 1999 में एक इजरायली प्रोफेसर एमनॉन शाशुआ ने डिसाइड किया कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कैमरास का यूज करके कार्स के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो एक्सीडेंट्स कम करे। मतलब एक ऐसा सेंसर बेस्ड सॉफ्टवेयर जो ड्राइवर को रोड पर होने वाले डेंजर से वार्न करे या खुद ब्रेकिंग सिस्टम एक्टिवेट करे।
अब मोबिलिया का जो आइडिया था ये रेवोल्यूशनरी था, लेकिन पैसे नहीं थे। कोई प्राइवेट इन्वेस्टर पैसा लगाने को रेडी नहीं था क्योंकि उन्हें ये आइडिया रिस्की लग रहा था। अब इजरायली गवर्नमेंट ने योजना के थ्रू एक वेंचर कैपिटल फर्म को इनकरेज किया कि वो मोबिलिया में इन्वेस्टमेंट करे। योजना के मॉडल के अकॉर्डिंग सरकार ने 20% फंडिंग दी ताकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिले, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स ने मोबिलिया को पैसा देना शुरू कर दिया। साल 2003 तक मोबिलिया का एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, जिसको ADAS बोला जाता है, वो काफी डेवलप हो गया और BMW की 5th जनरेशन 7 सीरीज, ऑडी और टेस्ला जैसे बड़े बड़े कार ब्रांड्स आज भी अपनी गाड़ियों में इसी सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2014 में मोबिलिया का IPO न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में हुआ और कंपनी की वैल्यू $5.3 बिलियन तक पहुंच गई। 2017 में इंटेल ने मोबिलिया को $15.3 बिलियन में खरीद लिया। यह इजरायली स्टार्टअप की हिस्ट्री में सबसे बड़ा एक्विजिशन था। अब देखिए इससे हुआ क्या, गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टर्स का पार्टनरशिप होना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्राइवेट फंडिंग के भरोसे रहना रिस्की होता है। एक नए और रिस्की आइडिया को गवर्नमेंट ने जब सपोर्ट दी तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स का भी ट्रस्ट आने लगा, और इसका रिजल्ट क्या निकला, इस इनिशिएटिव की वजह से 10 नए वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स बने जो सिर्फ 3 सालों में डबल हो गए। 1990 के एंड तक अगर आप GDP परसेंटेज के बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करो तो इजराइल की प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक कंट्री से पीछे थी जो कि US था, वो सेकंड नंबर पे पहुंच गया था। और आज इजराइल के स्टार्टअप्स ग्लोबल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम का एक मेजर पार्ट। अब अगर भारत इसी BTRIP एक्ट के अंडर इजरायली योजना मॉडल को अडॉप्ट करे तो AI, बायोटेक और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर्स में नए मोबिलिया जैसे स्टार्टअप्स हम भी डेवलप कर सकते हैं। अगला मेजर एस्पेक्ट है स्टे इन इंडिया प्रोग्राम। देखो, भारत के यंग रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को देश में ही रिसर्च करने और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज का सामना करने के लिए हमें प्रेरित करना होगा। इसके लिए सरकार को PhD स्कॉलर स्टे इन इंडिया प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, जो फंडिंग, जॉब सिक्योरिटी और इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स के माध्यम से स्टेम एमिग्रेशन को कम करे। अब अगर हम इसमें विचार करें कि हम क्या कर सकते हैं, तो देखो, फर्स्टली PhD स्कॉलर्स के स्टाइपेंड में सबसे पहले हमें वृद्धि करनी होगी, जो इसमें एक सक्सेसफुल मॉडल ताइवान का है। अब ताइवान के 2018 के स्टाइफंड हाइक के बाद जो स्टेम एमिग्रेशन है वो 30% तक कम हो गया। अब इससे होगा क्या, देखो, इससे भारत का जो टॉप टैलेंट है वो भारत में ही रिसर्च कंटिन्यू करेगा, उसको इस रिसर्च को कंटिन्यू करने का कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। इसके बाद सरकार एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकती है जो है रेजिडेंसी बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट। देखिए, ये एक थोड़ा रेडिकल आइडिया है। उदाहरण के लिए हम इसे एम्स जैसे टॉप जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें इसको फॉलो करते हैं, जहां आफ्टर द स्टडीज 1 साल तक रूरल इंडिया में सर्व करना अनिवार्य होता है। अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी मलेशिया जैसी कंट्रीज इसे फॉलो करती हैं। जैसे मलेशिया ने नेशनल सर्विस बॉन्ड जैसा एक सिस्टम लागू किया, जिसमें PhD स्कॉलर्स को डिग्री के बाद कम से कम 5 साल वहां काम करना अनिवार्य होगा। अब ये मॉडल ब्रेन ड्रेन को रोकने में और वहां की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके R&D इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाने में मदद करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो वो इंडिविजुअल रह रहा है तो उसे 5 साल में यह समझ आ जाएगा कि मुझे यहां रहना है या नहीं, और अगर नहीं बात बनती तो वो 5 साल में हमारे लिए वर्कफोर्स जरूर ट्रेन कर जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉसिबल सोल्यूशन इज इंडस्ट्री फेलोशिप। इन्फोसिस, रिलायंस जैसे बड़े बड़े प्राइवेट इंडस्ट्रीज को हर साल एटलीस्ट एक सरकार नंबर फिक्स करे जिन PhD स्कॉलर्स के लिए उन्हें फंडिंग करना अनिवार्य हो। इससे होगा क्या कि अगर हम स्टडी वाले लेवल पे, एकेडमिक लेवल पे इंडस्ट्री को कोलैबोरेशन कर देंगे तो इंडस्ट्री के लिए भी अपने लिए रिक्वायर्ड ह्यूमन कैपिटल ढूंढना आसान हो जाएगा। सो वो दोनों विन विन सिचुएशन बन जाएगी। एग्जांपल के लिए इसमें जर्मन केस स्टडी लेते हैं। जर्मन ने एक मॉडल चलाया जिसका नाम था फ्रॉनहोफर गिलेशॉफ्ट मॉडल। अब इसमें उन्होंने करा कि ये मॉडल बेसिकली 1949 में उन्होंने एस्टैब्लिश करा। जर्मनी में इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच इस मॉडल के तहत एक स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन बना के उन्होंने अपनी अप्लाइड रिसर्च को प्रमोट किया। 80+ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का एक बड़ा नेटवर्क बनाया गया जो जर्मनी के टॉप यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट करता है। अब इस मॉडल के बाद जो प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया गया वो R&D प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री फोकस्ड ही थे, जिसमें कंपनीज और रिसर्चर्स मिलके नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं। अब एक एग्जांपल और लीजिए, मान लो ONGC है, उसके लिए जो इंजीनियर्स होने चाहिए वो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इंजीनियर्स होगा। अगर हम IITs के लेवल के ऊपर या कॉलेजेस के लेवल के ऊपर या ONGC जैसे जो बड़े बड़े MNCs हैं, चाहे वो सरकारी हैं या वो प्राइवेट हैं, अगर वो अपनी बेल्ट ऑफ कॉलेजेस चला दें जहां पे पढ़ाई ही वो हो, क्योंकि डिग्रीज तो आज ये भी डिबेट चल रहा है कि डिग्रीज आर बिकमिंग यूजलेस राइट नाउ। आपको कहीं भी जॉब लेने जाना है, इफ इट इज नॉट अ गवर्नमेंट जॉब, तो आपकी इंडस्ट्री को इतनी तरजीह नहीं दी जाती। तो
एक वो सेट ऑफ कॉलेजेस चल जाए जहां पे उन्हें वही प्रोडक्ट मिल जाए जो वो अपनी इंडस्ट्री के लिए चाहते हैं। अब इसमें जो फंडिंग मॉडल भी यूज हुआ था वो भी एक मिक्स फंडिंग मॉडल था जर्मनी में। 30% सरकारी फंडिंग थी, 70% इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट से आता था। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? जर्मनी के स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज का इनोवेशन लेवल हाई रहा और इस मॉडल ने ग्लोबल लेवल पेटेंट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स को जर्मनी में एक्सेलरेट करा। बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज इसी मॉडल के चलते जर्मनी में डेवलप हुई। MP3 फॉर्मेट यही डेवलप हुआ था इसी मॉडल के अंदर। इसके बाद इंडस्ट्री एकेडमिया का स्ट्रॉन्ग लिंक होने की वजह से जर्मन कंपनीज जैसे कि Siemens, BASF, BMW रिसर्च और इनोवेशन में दुनिया के लीडर्स बने रहे। आज डेफिनेटली 2010 के बाद उस टेक्नोलॉजी को चाइना ने चोरी करके उसके ऊपर जरूर डबल डाउन कर लिया है, लेकिन जर्मनी का सक्सेस मॉडल ही इसी मॉडल के ऊपर बेस्ड था। अब इन तीनों मॉडल्स का एक कॉमन पॉइंट है कि गवर्नमेंट की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट और टारगेटेड पॉलिसीज जो टैलेंट को रिटेन और रिपेट्रिएट करती हैं, उनसे ही देश का फायदा होगा। अगर भारत भी अपनी पॉलिसीज को ऐसे स्ट्रक्चर करे तो बी ट्रिप एक्ट एक गेम चेंजर बन सकता है। अब नेक्स्ट चैलेंज वुड बी कि उन्होंने मान लो इन सब चीजों के चलते कुछ भी बना लिया, बट उनकी आईपी चोरी हो रही है या उनकी आईपी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। उनके मॉडल के ऊपर जो उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी कोई और कंपनी आके बना रही है। तो भारत के इनोवेटर, स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स के लिए एक तेज और सुरक्षित पेटेंट सिस्टम बनाना भी अनिवार्य है। अब इससे होगा क्या? नए इन्वेंशंस को जल्दी से प्रोटेक्शन मिलेगा और उनका कमर्शियलाइजेशन आसानी से हो जाएगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार को फास्ट ट्रैक पेटेंट फ्रेमवर्क लागू करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जापान के 2016 पेटेंट रिफॉर्म से प्रेरित होकर डिजिटल पेटेंट कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं, जहां पे इन पेटेंट्स का जो अप्रूवल है वो 6 महीने के अंदर दिया जाए। अब जापान ने ऐसे रिफॉर्म्स के माध्यम से पेटेंट डिलेज में 70% तक की कमी की थी, जो भारत के लिए भी एक बड़ा फायदा हो सकता है। अब इसके बाद स्टार्टअप्स और SMEs के लिए जो पेटेंट रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है उसमें भी उन्होंने 90% तक की सब्सिडी दी। इसमें फ्रांस का मॉडल बहुत एक अच्छा मॉडल है। फ्रांस का एक मॉडल, इसका नाम है पेटेंट बॉक्स। तो पेटेंट बॉक्स टैक्स इंसेंटिव मॉडल है। भारत में स्टार्टअप्स और SMEs के लिए भी डोमेस्टिक पेटेंट फाइलिंग पर 90% तक की कॉस्ट सब्सिडी दी जानी चाहिए, इसी मॉडल से इंस्पायर होकर। अब इससे होगा क्या? इससे नए स्टार्टअप्स और छोटी इंडस्ट्रीज अपनी इनोवेशन को जल्दी और सस्ते में पेटेंट करा पाएंगी। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव्स को और ज्यादा बल मिलेगा। अब देखो इससे होगा क्या? पेटेंट अप्रूवल प्रोसेस फास्ट होने से नए इनोवेशंस का कमर्शियलाइजेशन तेज हो जाएगा। स्टार्टअप्स और MSMEs को पेटेंट करने का एक अफोर्डेबल और इंसेंटिव ड्रिवन एनवायरनमेंट मिलेगा और भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी, जो ग्लोबल टेक और रिसर्च कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने में हमारी मदद करेगा। अब तीसरा मेजर एस्पेक्ट है कि भारत को अपने टॉप टैलेंट को वापस बुलाने के लिए कुछ सॉलिड इनिशिएटिव्स लाने पड़ेंगे। हम इनको तो रिटेन कर ही रहे, लेकिन वी हैव टू ब्रिंग देम बैक, जिसमें 2 मेजर प्रोग्राम्स शामिल हों। एक नेशनल क्रिटिकल टैलेंट मिशन NCTM और दूसरा रिटर्निंग इंडियंस प्रोग्राम RIP। चलिए इसको मैं सिंपल तरीके से समझाता हूं। अगर हम नेशनल क्रिटिकल टैलेंट मिशन की बात करें तो यह मिशन एकदम ताइवान के हिशिंचू साइंस पार्क मॉडल के ऊपर बेस्ड कर लो। 1980s का यह मॉडल है, जिसमें उन्होंने 5000 प्लस इंजीनियर्स, जैसे कि TSMC के जो फाउंडर्स हैं, आज TSMC आपने वो सेमीकंडक्टर चिप में इसमें सुना होगा कंपनी, उसके फाउंडर्स को ताइवान ने इसी प्रोग्राम के तहत वापस बुलाया था और आज देखो उन्होंने क्या खड़ा कर दिया। तो इसमें सरकार को देखो करना क्या होगा। अब ताइवान की गवर्नमेंट ने देखो उन्हें वापस बुलाने के लिए क्या किया। सबसे पहले गवर्नमेंट ने उन्हें 50% एश्योरिटी दी कि भाई जितनी आपकी ग्लोबल सैलरीज है हम उसको मैच करेंगे, जिसके लिए 50% कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट विल बी गिविंग, और बाकी उन्होंने वहां का प्राइवेट जो इकोसिस्टम था उससे इंश्योर करवाया, ताकि कुल मिला के जो उनकी सैलरीज है वो लगभग 1 CR पर ईयर तक पॉसिबल हो पाए। अब इसके बाद जो दूसरा प्रोग्राम हम बात कर रहे थे, रिटर्निंग इंडियंस प्रोग्राम। अब इंडिया चाहता है कि जितने भी टॉप लेवल NRIs और एक्सपर्ट्स हैं वो वापस आएं, और इसके लिए साउथ कोरिया और कनाडा जैसे कंट्रीज के सक्सेसफुल मॉडल्स को फॉलो किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने टैक्स वेवर्स को अपनाया। उन्होंने क्या करा कि पहले 5 साल तक बिल्कुल 0% इनकम टैक्स, एग्जैक्टली साउथ कोरिया के 1970s के रिवर्स ब्रेन ड्रेन प्रोग्राम जैसा, जिसमें कि 10,000 एक्सपर्ट्स वापस आए थे। उसके बाद इन्होंने, इन कंट्रीज ने उन वापस आने वाले एक्सपर्ट्स को रीलोकेशन बोनस भी दिया कि भाई आप वापस आइए, हम आपको एटलीस्ट 10 लाख रुपए देंगे आपकी इनिशियल रीसेटलमेंट के लिए। तो ये दोनों प्रोग्राम से उन्होंने अपना जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था, ऑलरेडी हो गया था, उसको वापस बुलाया। अब इन दोनों प्रोग्राम्स का गोल एक ही है कि इंडिया के स्मार्टेस्ट लोगों को वापस लाना और देश के सेमीकंडक्टर्स, AI और हाईटेक सेक्टर्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। अब इसमें भी एक चाइनीज केस स्टडी है, चाइना ने भी ऐसा ही करा। तो चाइना ने इसके लिए अपना एक 1000 टैलेंट्स प्रोग्राम निकाला था साल 2008 के आसपास, और इसका उद्देश्य था कि विदेश में बस चुके चाइनीज साइंटिस्ट और प्रोफेशनल्स को वापस लाना और चाइना के R&D को ग्लोबल लेवल तक लेके जाना। अब बाहर सेटल्ड साइंटिस्ट जो थे, वो चाइनीज रिसर्चर्स जो थे, वो AI, बायोटेक, सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर्स के प्रोफेशनल्स
को, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स को इंसेंटिव्स दिए गए, टॉप टायर यूनिवर्सिटीज और रिसर्च लैब्स के साथ उनका कोलैबोरेशन करवाया गया ताकि वापस आने के लिए उन्हें इंकरेज किया जा सके। रिटर्नीज को गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च ग्रांट्स, हाउसिंग सब्सिडीज और स्पेशल टैक्स बेनिफिट्स दिए गए। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? हजारों स्किल्ड चाइनीज प्रोफेशनल्स वापस आ गए और चाइना का टेक और इनोवेशन सेक्टर ग्लोबल पावर हाउस बन गया। तो दोस्तों ये था वो चाइनीज मॉडल। अब इन सब केस स्टडीज से, इन सब चीजों से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगले कुछ सालों में जो ट्रेड वॉर आज की सैंक्शंस के ऊपर चल रही है उसका एक नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट एवेटार हमें देखने को मिलेगा। अगर भारत को अपना टैलेंट रिटेन करना है, अगर हमें वो अपनी $5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी का टारगेट अचीव करना है, 2047 तक हम एक डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं, तो हमें प्रेजेंटली इन सब रिफॉर्म्स को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करना होगा। तो ये था आज का एनालिसिस। अब आपके इसके बारे में क्या विचार है, हम कैसे इनमें और सुधार कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इट ऑल्सो, आप हर एक एस्पेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं। वी आर वेरी ओपन टू योर कमेंट्स ऑल्सो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सो दैट हम एक रिफाइंड स्ट्रक्चर से अपने भारत की इकोनॉमी को डेवलप्ड इकोनॉमी के पाथ पर लेके जा सके। थैंक यू सो मच, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।